साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अभी वॉल्यूम 2 का जो था एडिटोरियल पब्लिकेशन का, ये है देखिए बिहार दरोगा एडिटोरियल पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होता है वॉल्यूम 2। ठीक है, देखिए यही है वॉल्यूम 2 का बुक एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा ये निकाला गया है। वॉल्यूम 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये है आज का हमारा क्लास। वॉल्यूम 2 आज से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पहला क्लास आज से ही अभी के क्लास से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इसमें भी टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और वॉल्यूम 1 में भी 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे। तो उसे भी हम लोगों ने विद डिस्कशन के साथ कंप्लीट किया था और इसे भी हम लोग वॉल्यूम 2 को भी हम लोग विथ डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट करेंगे। और शाम के टाइम में डेली आप लोगों को ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज कराया ही जाता है बिहार दुर्गा के लिए। तो साथियों, अपने तैयारी को बहुत ही जोरों शोरों से मजबूत करें और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं। और जो भी साथियों जो भी पहले हमारे चैनल के माध्यम से अभी नया वीडियो ये देख रहे हैं, वो उन छात्रों को बता दें कि जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएं, वॉल्यूम 1 का जितना भी सेट्स कराया गया है वो सारा का क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग वॉल्यूम 1 जाकर के पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद वॉल्यूम 2 का क्लासेस आज से डेली कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए, तो देखिए आज का हमारा पहला क्लास। तो आइए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन वन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन वन ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी और इन्होंने वात पिंकोंड की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने कौन सी एक और उपाधि धारण की थी, तो वात पिकोंड। ठीक है, वात पिकोंड की भी इन्होंने उपाधि धारण की थी। और पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वह सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। इसे आप लोग नोट करिए। और पल्लव वंश की राजधानी कहां पर थी, तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। और कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण जो कि नरसिंह वर्मन 2 द्वारा करवाया गया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ना, नरसिंह वर्मन 2, इनके द्वारा जो है कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है इनका निर्माण नरसिंह वर्मन 2 ने ही करवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। तो मंदिर बनाने का कला जो है, कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुप्त काल। देखिए सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल के समय में हुआ था और गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ये जो गुप्त काल यहाँ पर दिया गया है ना, तो ऐसे ही गुप्त इसी से संबंधित है क्वेश्चन कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। और इसी वंश के यानी कि गुप्त वंश के शासक जो है चंद्रगुप्त वन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त वन ने, तो चंद्रगुप्त वन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त वंश का अंतिम शासक जो कौन था, तो वो थे विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहिएगा साथियों, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और देखिए इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ को करवाए थे। और जो ये शुंग हैं, यही जो ये पुष्यमित्र शुंग हैं, ये वंश की राजधानी कहाँ है, तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो विदिशा थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देखिए यहाँ पर देवभूति दिया गया ना, ये देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 322 ईस्वी पूर्व बैठा था। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। ठीक है, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे, तो 322 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और
प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जो था यह चाणक्य के ही द्वारा लिखा गया था। और चाणक्य कौन था? तो चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चाणक्य के ही द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वह लिखा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को देखिए यहाँ पर दिया गया 305 ईस्वी पूर्व। देखिए 305 ईस्वी पूर्व यहाँ पर दिया गया है ना, इसमें सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा जाता है? तो किस वेद में कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया है। और अर्थदेव की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। ठीक है, अर्थदेव की रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। और अर्थवेद जो है, अर्थवेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ठीक है, अर्थवेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे किया था दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर के इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और देखिए रेहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता के द्वारा ही की गई थी। इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक पुस्तक लिखा गया था, इसका रचना किया गया था। ठीक है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और यह जो था इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा देखिए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवाने मुख्ताज फिरोज शाह तुगलक। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए इसका दीवाने क्या कर रहा है, मुख्तखराज, दीवाने मुख्तखराज जो है, हाँ ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ये इसका तो आखिर क्या हो जाएगा? इसका मेरे देखने से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शायद ये था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा था। यहाँ पर शासक कौन था? यहाँ पर दिया गया ना फिरोज शाह तुगलक, ये गलत होगा। और यहाँ पर क्या हो जाता? अलाउद्दीन खिलजी अगर रहता तो दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी, ये सही होता। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो अकबर ने किस वर्ष में खुद को हरमदल से मुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में अकबर द्वारा पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, और अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा ही लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? ठीक है, तो किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अलीवर्दी खां। देखिए 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां का शासक बना था। कब बना था? 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां का शासक बना था। और इसके शासनकाल में ही बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था। ठीक है, यही ना पूछ रहा है कि भारत का स्वर्ग कहा गया था किसके शासनकाल में? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में। ठीक है, और अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजुद्दौला था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो था यह अली खां का उत्तराधिकारी था। ठीक है, कौन था? उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो था 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक था। ठीक है, 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक था। और इसके ही शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, और देखिए इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापित किया था। किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापित किया था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी तक जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही यह युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग बिहार बीएससीसी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की जोरों शोरों से तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, तो प्लीज हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी आप लोगों के लिए कल से और अच्छा करें, कल से और अच्छे से विकसित करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो प्रभावी है ये कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए पहले इसके बारे में आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट तथ्य बता देते हैं। देखिए बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, यही ना कर रहा है क्वेश्चन, तो कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और देखिए कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। कब घोषणा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई, देखिए 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा किया गया था और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लागू कब किया गया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देख लीजिए कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब, तो 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी और इन्हीं के समय में 1902 में पुलिस आयोग का भी स्थापना किया गया था। कब, 1902 में ही लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। और कर्जन के समय में ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को भी पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लॉर्ड कर्जन के ही समय में 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, और देखिए 1905 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो इन्हीं के समय में 1905 ईस्वी में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था। ठीक है, ये देखिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता दिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसलिए बोलते हैं कि आप लोग नोट करिए, आप लोग हर एक पॉइंट को नोट करिए, बिना नोट किए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना नोट किए हुए आप लोग कभी भी नहीं हो पाएगा। हर एक पॉइंट को जो पॉइंट बता रहे हैं सभी पॉइंट, अभी इससे 4 तथ्य बताए ना, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे बताए ना, चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब प्रभावी लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, तो भूमिज विद्रोह का जो संबंध था या किस राज्य से था, तो झारखंड से था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, झारखंड से था। और देखिए भूमिज विद्रोह का संबंध वर्तमान में झारखंड से ही है। ठीक है, वर्तमान में किससे है, तो झारखंड से ही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वह पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो ये किसने कहा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया था। और अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। देखिए यहाँ पर अरविंद घोष दिया गया है ना ऑप्शन नंबर 4 में, तो अरविंद घोष जो थे वह कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था कहकर के बताया था। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1920 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 13 अप्रैल 1919 को, कब, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटना घटित हुआ था। ठीक है, कब घटित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटना घटित हुआ था। और इस घटना की जांच जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, यहां पर अगर डेट पूछ दे बेटा तो आप लोग बताइएगा 28 मई। ठीक है, 28 मई 1920 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को जारी की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है, तो भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सर सैयद अहमद खान। देखिए वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक जो है वीर सावरकर है, यहाँ पर दिया गया है ना वीर सावरकर, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर है। और यहाँ पर और देखिए यहाँ पर और भी क्या ऑप्शन है, मोहम्मद इकबाल, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तराने हिंद। तराने हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मोहम्मद इकबाल थे। और वीर सावरकर जो थे वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक थे। और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, जो अभी क्वेश्चन का आंसर है, सर सैयद अहमद खान जो थे यह भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहाँ कहलाता है, तो कहाँ पर कहलाता है, तो यह कहलाता है कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम जो है कर्णप्रयाग में होता है। ठीक है, कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम। और देखिए अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी, देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम है देवप्रयाग में होता है। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। और एक लास्ट पॉइंट बच रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक इसी तरह से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है,
ऐसे ही सारे पॉइंट को नोट करते रहिएगा बेटा, ठीक है, सारे पॉइंट को नोट करिए, अपने तैयारी को मजबूत बनाइए, हवाबाजी में जाकर के एग्जाम देकर के मत आइएगा, ये नहीं कि झूठ मूठ का बोल दिए घर पर एग्जाम देने गए और जाकर के उधर से घूम करके आ गए, वो वाला काम मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान की जुड़ती है तो कौन सी है? तो डंकन पास है, ठीक है, डंकन पास है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन सी जोड़ती है? तो डंकन पास जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय से भाग है? किस हिमालय के भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिमाद्री। देखिए हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालय के इस श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 6000 मीटर है, 6000 मीटर है, ठीक है, लगभग 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ चार भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कौन कौन से वो भारतीय राज्य हैं? तो देखिए, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये चारों जो है भारतीय राज्य जो है यह म्यांमार की सीमा के साथ लगती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकुम रेगिस्तान स्थित है, तो काराकुम जो रेगिस्तान जो है यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए काराकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,70,000 वर्ग किलोमीटर इसका लगभग क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो कौन सा झील जो है रूस में स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा विनिपेग झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विनिपेग झील। विनिपेग झील जो है कनाडा में स्थित है, ना कि कहाँ पर, यहाँ पर बोला था रूस में जो स्थित है ना, तो रूस में नहीं स्थित है। विनिपेग झील कहाँ पर है? तो कनाडा में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसे नोट करिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलाऊ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए पलाऊ भू अवशिष्ट देश नहीं है, जबकि अंडोरा, देखिए जो तीनों ऑप्शन है अंडोरा, मालडोवा और मलावी, ये तीनों जो है भू अवस्थित देश का उदाहरण है, ठीक है, भू अवस्थित देश का उदाहरण अंडोरा, मालडोवा और मलावी है। पलाऊ जो है यह नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है, जबकि गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। जिस तरह से जैसे यहाँ पर दिया गया है ना पंबा सिंचाई परियोजना, इसी तरह से एक होता है। देखिए इसका तो पहले आप लोग मार्क कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और इसी तरह से एक होता है कि गिरना सिंचाई होता है, गिरना सिंचाई परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, महाराष्ट्र में गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिहार का सबसे अधिक जो है सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत में जो जो जगह आते हैं बिहार के उसको नोट करिए। पहला पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है, ये सभी जो है, और भी कुछ आते हैं जिले, ये सभी मगर प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है, और एल के झा समिति का संबंध श्री भी अप्रत्यक्ष कर से ही है। एल के झा समिति का संबंध किससे है? तो इनका भी जो संबंध है अप्रत्यक्ष कर से ही है, जबकि वांचू सीमित का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर से कौन सा हो जाएगा? तो वांचू सीमित हो जाएगा, वांचू सीमित का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की कौन सी योजना और परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो कौन सा जो है वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतमाला परियोजना, ठीक है, भारतमाला परियोजना शुरू नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये कब शुरू किया गया था? तो 2015 में नहीं, यह अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो दूसरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक था, ठीक है। और यह योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना किस पर आधारित थी? तो यह योजना जो थी पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के श्रीहरिकोट से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इस क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र के नाम भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? और तो सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकल राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर, ठीक है, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बहुत ही अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकल प्राप्त किया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देखते हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ पर देखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रस्तावना। देखिए भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में से मिलती है, संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर का अधिकार, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक के समानता के बारे में उपबंध किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में समानता के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में ये सब है। और देखिए समानता के मौलिक अधिकार का मूल जो है लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, ठीक है। समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? ठीक है, देखिए ये संशोधन पहले ये जो है ये पहले नियम नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। देखिए तो इसके बारे में आप लोगों को पॉइंट बता देते हैं। पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए 44वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो कि 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74A में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। देखिए ये जो अधिकार है पहले नहीं था। पहले क्या था कि राष्ट्रपति अगर एक बार भी कोई भी चीज़ पर निर्णय ले लिए तो वही लास्ट हो जाता था, खत्म हो जाता था। मगर अब क्या हो गया कि 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके वो प्रावधान ये कहता है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी जैसे निर्णय लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा उसे पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे जीबी मावलंकर, ठीक है, जीबी मावलंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर के विरुद्ध जो है 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव? तो अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। कब लाया गया था? तो 15 दिसंबर
15 दिसंबर 1954 को, ठीक है। देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावंकर के विरुद्ध 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव जो है लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, लोकसभा ने इस प्रस्ताव को नहीं माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो जून 2005 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को, कब? 15 जून 2005 को जो है 5 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया था। और कब इसे जैसे स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार प्रतिनिधित्व जो है पंचायत सचिव करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन एक सही है? तो देखिए कथन पहले पढ़िए। कथन एक कह रहा है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। और दूसरा नंबर कथन कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत? तो देखिए इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? दोस्तों देखिए जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, जैसे पूरा यहाँ पर तो नहीं आ पा रहा है ना, कवर नहीं हो पा रहा है ना, तो इसीलिए आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। आप लोग जाइए यहाँ से अपने आंसर को नोट करिए, पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट की तैयारी करिए। और टेलीग्राम के चैनल से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, वहाँ से पीडीएफ लीजिए और अपने तैयारी को फिर से पीडीएफ लेकर के वहाँ पर फिर से आप खुद से क्वेश्चन आंसर मार करिए और अच्छे से वहाँ पर भी खुद से पढ़िए। ऐसे क्या हो जाएगा, आप लोगों की तैयारी 2 बार प्रैक्टिस सेट ऐसे हो जाएगा और आप लोग बहुत ही मजबूत आप लोग का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिला है, कोई भी चिंता नहीं, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। आप लोग आइए टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग को वहाँ फ्री में पीडीएफ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो कब दी गई थी हिंदी को राजभाषा के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और डेट अगर पूछ दिया यहाँ पर तो बता दीजिएगा 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। और इसी याद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक लिंक मिल जाता है, ठीक है। इसी दिन को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाया गया है। किस सूची के अंतर्गत? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य सूची में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? तो हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के प्रभाव के कारण ताप बढ़ते हैं। और ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने किया था। किसने किया था? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोगों के लिए पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो कैसे? तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करिए। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इससे हम लोग का प्रॉफिट हो गया ना कि हम लोग जो है ऑक्सीजन कहना लेते हैं। तो जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है वो है ऑक्सीजन। तो एक तो हो गया ये हम लोग का लाभ, और दूसरा क्या है कह रहा है कि हानिकारक क्यों है? तो ये भी देख लीजिए। वही जो है यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है। कार्बन डाइऑक्साइड ही भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से है। ठीक है, जैव सुरक्षा समझौता से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति यानी कि ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो यह सुंदरवन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुंदरवन। और देखिए, ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वारा भागों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है सुंदरवन में पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1972 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम को 9 सितंबर 1972 में, कब? तो डेट याद रखिएगा बेटा, 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। और इस अधिनियम में टोटल 66 धाराएं हैं। इस अधिनियम में टोटल 66 धाराएं, ठीक है, धाराएं हैं। ठीक है, इस अधिनियम में टोटल 66 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखा गया है तो वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेचर क्योर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नेचर क्योर तब किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर क्या बोला है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, नहीं लिखा गया है इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1937 ईस्वी। देखिए, महात्मा गांधी को कुल जो है 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। और पहली बार कब किया गया था? तो 1937 ईस्वी में किया गया था और उन्हें नामित किया गया था। और तथा अंतिम बार कब किया गया था? तो 1948 में अंतिम बार उन्हें नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। सिंपल सा है, और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वियना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है लूना 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो लूना 9 है। और यह 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। कब? तो 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रत्नागिरी मठ उड़ीसा में स्थित है और प्राचीन काल में यह एक महाविहार बौद्ध मठ था। पहले इसे क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में यही एक महाविहार यानी कि बौद्ध मठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है? तो कौन वीक एसिड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसको क्या बोलते हैं? तो एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है वह एक वीक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, वो हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, तो आखिर क्लोरोफिल का घटक जो है कौन हो जाएगा? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा था? क्लोरोफिल का जो घटक नहीं है तो कैल्शियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु पर आवश्यक है? किस धातु का आवश्यक है? तो यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का आवश्यक है? तो यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। देखिए, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन को पढ़िए और इस पर विचार करिए। क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरीन एवं ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व हैं, ये सत्य है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्सर्ग धातु के उदाहरण है, ये भी सत्य है। लेड ऑक्साइड की लिथार्ज कहा जाता है, ठीक है, ये भी सत्य है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सत्य है। तीनों जो है सत्य है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 2 3 तीनों जो है सत्य है। कथन यहाँ पर सत्य पूछ रहा है ना, 1 2 3 तीनों जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की
कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम का साधारणता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विलियम का सांद्रता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेन एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल को लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। देखिए, मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल दोनों एक ही बात है। मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट यानी कि वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक है, कास्ट स्पिरिट यानी कि वुड स्पिरिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये तो हो गया मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल को जो है कास्ट स्पिरिट यानी कि वुड स्पिरिट भी कहते हैं। हाँ ये तो हो गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के मूल जड़ के द्वारा अवशोषण किस क्रिया का द्वारा होता है? ठीक है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परासरण। देखिए, परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम यानी कि रूट हेयर से जल अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लवक यानी कि प्लास्टिड फूलों तथा बीजों का विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रोमोप्लास्ट। देखिए, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं और क्रोमोप्लास्ट जो है रंगीन लवक यानी कि प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक फ्लोएम का भाग नहीं है? तो कौन सा जो है फ्लोएम का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिकाएं। ठीक है, वाहिकाएं जो है फ्लोएम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहन नाल तंत्र यानी कि वाटर वेक्युलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? ठीक है, वाटर वेक्युलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकाइनोडेमेट्रा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इकाइनोडेमेट्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो रक्त के जो थक्का बनने में क्या मदद करते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स मदद करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, रक्त प्लेट से या फिर थ्रोम्बोसाइट्स का प्रमुख कार्य होता है रक्त के थक्का बनने में मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो वो हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, सूक्ष्मजीवी रोगाणु के कारण होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कि कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया जो है सभी संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसे की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो भैंस का नस्ल होता है मेहसाना और सुरती जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज कब हुई थी? तो 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। किसने किया था? तो 1880 ईस्वी में डार्विन ने ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए और देखिए, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है जो ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन यह जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और इसका निर्माण जो है पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। और इसके कुछ प्रमुख कार्य आप लोग नोट करिए कि पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना और फलों को गिरने से बचाना, ये तीनों जो है इनके प्रमुख कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुव पर यानी कि जी का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? तो सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सर्वाधिक। देखिए, जी का मान जो है पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और तथा विषुवत रेखा पर जी का जो मान होता है वह न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और जी का मान कितना होता है? तो जी का मान देखिए, नोट करिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो फोटोन कण की जो खोज है वह आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आइंस्टीन के द्वारा फोटोन कण की खोज की गई थी और इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इस कण का वेग किसके बराबर होता है? फोटोन कण का वेग प्रकाश कण के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है ध्वनि तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि तरंग दैर्ध्य एवं चाल बदल जाता है। ध्वनि की चाल जो है, चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि के चाल के दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, नाभिक या रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बोरॉन। ठीक है, नाभिक या रिएक्टर के नियंत्रण छड़ के रूप में बोरॉन या फिर कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है, बोरोम और कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो सदिश राशि का उदाहरण कार्य जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संस्कृति मंत्रालय सही आंसर हो जाएगा। और कब किया गया? तो दिसंबर 2022 में, डेट याद रखिएगा, दिसंबर 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह सम्मान जो है, यह सम्मान उनके व्यंग्यत उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया है। यह जो सम्मान है, कौन सा? ब्याज सम्मान जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 में दिया गया है। और यह सम्मान क्यों दिया गया है? तो इनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया है। और वर्ष 2021 में किसे दिया गया था? तो वर्ष 2021 में असगर वजाहत को नाटक के महाबली के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, IIT खड़गपुर में जो है स्थापित किया गया है। और देखिए IIT गुवाहाटी यहाँ पर दिया गया है ना, IIT गुवाहाटी, तो यहाँ पर भी एक सुपर कंप्यूटर नाम है, तो उसका हो जाएगा परम कामरूप। IIT गुवाहाटी परम कामरूप, और IIT रुड़की परम गंगा, और IIT गांधीनगर, तो IIT गांधीनगर में परम अनंत। ये सारे सुपर कंप्यूटर जो है यहाँ पर जो है स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इनमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, सत्य है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सत्य है। और क्या कह रहा है? डेनमार्क और आइसलैंड क्रमश दूसरे और तीसरे पायदान पर है, यह भी सत्य है। तीनों जो कथन है, तीनों सत्य है। ठीक है, तीनों कथन हमारे सत्य है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंधित जो है कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 1 2 3 दिया होगा किसी में, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 1 2 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजित राजस्थान और जैसलमेर में किया गया। और यह सैन्य अभ्यास जो है दोनों देशों के सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह इंदौर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय जो दिवस है 2023 का आयोजन इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यानी कि फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पेन। देखिए, मैड्रिड यानी कि स्पेन में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इस पे जो कथन असत्य है वो हो जाएगा, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। यह जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कथन असत्य है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में यह कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? ठीक है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से, अभी जो 2023 हम लोग का चल रहा है, इसमें से किस रूप में 2023 को मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटो अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटो अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, मोटो अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
अभी जो हमारा 2023 का जो है यह रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है? तो मोटो अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जो कुल जनसंख्या कितनी है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13,07,25,310। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13,07,25,310 इज द राइट आंसर। देखिए 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना जो है 2022 रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। 2022 का जो रिपोर्ट है कब प्रकाशित किया गया था? देखिए 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जो गणना हुआ था 2022 में, इसका रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार की कुल आबादी कितनी है? तो 13,07,25,310, जिसमें से सबसे अधिक आबादी जो है अत्यंत पिछड़े वर्ग का है। तो कितना है? तो 4,70,80,514 जो है ये सिर्फ अत्यंत पिछड़े वर्ग रहते हैं। ठीक है, बिहार में इतने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए क्या कह रहा है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुधा मूर्ति है। और देखिए एस.एल. दुलत यहाँ पर दिया गया है ना, तो एस.एल. दुलत के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया है, ए लाइफ इन द शैडो, ए लाइफ इन द शैडो, एस.एल. दुलत। और एमिली हेनरी यहाँ पर दिया गया है, एमिली हेनरी के द्वारा हैप्पी प्लेस लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन असत्य है वो हो जाएगा अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, यह जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण का आयोजित जो है कतर यानी कि दोहा में किया गया था। कब? 22वां जो है 2022 में 22वां संस्करण जो है फीफा विश्व कप का प्रतियोगिता का किया गया था। तो कहाँ पर? तो कतर में किया गया था। और अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब मिला था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, गलत है, अर्जेंटीना ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछ रहा था ना, तो असत्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश एक राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? इतना अगर लंबा लंबा क्वेश्चन आ गया ना तो अब तो एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम इसी सब पढ़ने में चला जाएगा। तो कोई कौन से न्यायमूर्ति हैं, चलिए उनका नाम आप लोग नोट करिए। उनका नाम है के.एफ. जोसेफ। ठीक है, देखिए के.एफ. जोसेफ किसी में दिया हो गया होगा, देखिए न्यायमूर्ति के.एफ. जोसेफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, के.एफ. जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दिसंबर 2022 में, कब? नोट कर लीजिए, दिसंबर 2022 में। बेटा देखिए आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा पूरा एकदम चेहरा जबड़ा सब दर्द करने लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए आप ही लोगों को बदौलत, आप ही लोगों के लिए ही हम ये वीडियो डाल रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर शेयर कर दीजिएगा तो आप लोग का क्या जाएगा, आप लोग अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी सिलेक्शन हो पाए, वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। बेटा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो है तमिलनाडु। तो कब? तो दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कब? दिसंबर 2022 में। ठीक है, दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिस हिमसिंग को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिस हिमसिंग को चुना गया है। देखिए क्रिस हिमसिंग को जनवरी 2023 को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिस हिमसिंग को चुना गया है। और कब चुना गया है? तो जनवरी 2023 में। ठीक है, जनवरी 2023 में। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए बेटा। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, प्रीति जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रीति जकर पुरस्कार जो है 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रीति जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, चिपरफील्ड ने जीता है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जो है वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के लिए माना जाता है। किस लिए माना जाता है? तो वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, प्रिजकर पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटर घर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित है। देखिए, तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही सुमेलित है। और देखिए, और सब जो है वो गलत क्यों है? देखिए, त्रिशूरपुरम उत्सव जो दिया गया है ये जो है केरल होगा, केरल होगा इसका। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल हो जाएगा। और खारची उत्सव जो है इसका त्रिपुरा हो जाएगा, खारची उत्सव त्रिपुरा हो जाएगा। और लास्ट में क्या बच रहा है? परशुराम कुंड महोत्सव, तो परशुराम कुंड महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही सुमेलित बोला था ना, तो सही जो यहीं पर है ऑप्शन नंबर सी, तिरंगेज उत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कब तक रखा है? तो 2023 तक रखा है भारत सरकार ने। देखिए, इससे बहुत ही ज्यादा भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं। देखिए, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक रखा है भारत सरकार ने। और WHO द्वारा यह लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। WHO के द्वारा यही लक्ष्य, सेम लक्ष्य जो कि कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो है WHO के द्वारा 2030 तक रखा गया है। ठीक है, 2030 तक WHO के द्वारा और 2023 तक भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय विमान नियामन और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देवाशीष पांडा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्या है? तो 2023 का जो थीम क्या है विश्व कैंसर दिवस का? तो वह है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए, यह जो है क्लोज द केयर गैप 2023 का थीम है। और जो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है हर एक वर्ष? तो ये कब मनाया जाता है? चलिए आप लोग इसे कमेंट में बताइए, अब ये नहीं बताने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? आप लोग कमेंट में बताइए। 2023 का थीम तो ये हो गया क्लोज द केयर गैप, और कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में चलिए बताइए। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस से है। ठीक है, टेबल टेनिस है। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 92 था ना हमारा, नीचे चला गया, सॉरी। टेबल टेनिस है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, किस देश में किया जाएगा? 39वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जापान। देखिए, 39वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो है जापान, और 48वां कब किया था? 48वां G7 शिखर सम्मेलन तो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी जो कि 2022 का है 48वां G7 शिखर सम्मेलन, और 2023 का हो गया आपका G7 शिखर सम्मेलन जो कि 39वां है जापान। और 50वां कौन सा हो जाएगा? तो 50वां हो जाएगा इटली, जो कि 2024 में किया जाएगा। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 2023 का पूछ रहा था तो जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है 2023-24 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,06,08,45। ठीक है, 7,06,845। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,06,845। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, देखिए थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप लोग को फिर से हम पढ़ा देते हैं। फिर से देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो कितना घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 7,06,845 करोड़। ठीक है, 7,06,845 करोड़ का घाटा का अनुमान 2023-24 का लगाया गया है, जो कि जीडीपी का 2.3% है। ठीक है, जीडीपी का 2.3% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कर रहा है हमारा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक
भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाला देश का सबसे सही क्रम है, तो सही क्रम में लगाना है जो कि सर्वाधिक से नीचे तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ठीक है, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ठीक है, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दोस्तों चालू होता है, तो मैथ का क्वेश्चन का हम लोग सिर्फ और सिर्फ फटाफट आंसर देख लेते हैं। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180, 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 तथा डी। तो यही था साथियों आज का हम लोगों का क्लास, पहला क्लास जो कि इडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का है। तो इसमें टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग इसी टाइप से डिस्कशन के साथ कंप्लीट करेंगे, और शाम में आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है, और दोपहर में भी एक क्लास कराया जा रहा है 5000 प्लस जो कि है बिहार दरोगा के लिए, वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को कितने क्लास चाहिए, 3-3 क्लास डेली बिहार दरोगा के लिए करा रहे हैं, बिहार बीएससी के लिए भी डेली 3-3 क्लास करा रहे हैं। अब तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और इस बार जॉब लेकर ही छोड़िए। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।